नमस्कार, राम राम। बड़ी आनंद में हूँ। आज हम लोग श्रम एवं रोजगार से संबंधित जो हमारी आर्थिक समीक्षा में डाटा है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं लगभग 20-30 मिनट लूँगा, जिसके अंदर हम लगभग 15 योजनाएं और उसके साथ साथ अपने नवीनतम आंकड़े देखेंगे। अच्छे डाटा हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये डाटा आर्थिक समीक्षा में पहली बार ही दिए गए हैं, जिसमें श्रम बल भागीदारी दर हो, चाहे आपके यहाँ पे श्रमिक जनसंख्या अनुपात हो, या जो है वो आपके यहाँ बेरोजगारी दर की बात हो। तो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डाटा याद करेंगे और फिर लगभग 15 के आसपास जो योजनाएं हैं उनको भी कवर करने की हम लोग जो है वो कोशिश करने वाले हैं। तो तैयार हो सभी लोग। श्रम एवं रोजगार से संबंधित हमारे यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही के अंदर आप लोगों का जो पीएलएफएस का जो सर्वे है, उस पीएलएफएस के जो सर्वे की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसके तहत राजस्थान की बेरोजगारी दर जो है वो 4.7% आई है। कितनी आई है? 4.7% आई है। पिछली बार 4.9 थी और उससे जो है इस बार कम होकर 4.7% आई है। अब यहाँ याद करने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी दर निकलती कैसे। वैसे 4.7% की बेरोजगारी दर ज़्यादा है। अगर हम राजस्थान के डाटा देखें तो श्रम बल भागीदारी दर हमारी जो है वो दोस्तों जो कितनी है, यहाँ पर कुल भागीदारी दर हमारी 67.6% है। मतलब पुरुष की भागीदारी दर और महिला की भागीदारी टोटल अपनी जो 67.6 है। श्रम बल भागीदारी दर का मतलब ये हो गया, जो लोग रोजगार में है या जो लोग जो है वो दोस्तों रोजगार के लिए इच्छुक है, 15 वर्ष से ऊपर रोजगार हेतु इच्छुक है, रोजगार हेतु इच्छुक है, तो उसे जोड़कर हम लोग जो है वो क्या, या जो है वो रोजगार की तलाश में है, इसमें सभी लोग आते हैं, इसमें सभी लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ पर आज के दिन 100 में से 67.6 लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर रोजगार के लिए इच्छुक है। इसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति भी है, इसमें रोजगार में लगा हुआ आदमी भी है, रोजगार की तलाश में व्यक्ति है वो भी है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात ये बताता है कि कितने लोग जो है वो दोस्तों रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, कितने लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो 100 में से 64.4% लोग जो है वो हमारे यहाँ पर रोजगार में हैं। राष्ट्रीय स्तर से दोनों में ही हम बेहतर स्थिति में हैं, राष्ट्रीय स्तर से दोनों में ही हम जो है वो क्या है, बेहतर स्थिति में हैं। याद करने की कोशिश करना, दोनों में ही हम क्या हैं, बेहतर स्थिति में है। यहाँ 62 से 64, वहाँ 64 से 67.6। और ये भी याद रखें, पुरुष की श्रम बल भागीदारी दर या पुरुष की जो है वो श्रमिक जनसंख्या अनुपात महिला से ज़्यादा है, जो है वो ये भी जरूर याद रखना है। कल को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो दो लॉजिक समझ में आगे समझ में कि अगर हमारे यहाँ पर 1000 लोग टोटल हैं तो उनमें से उस जनसंख्या में से लगभग इच्छुक लोग जो है ना 676 हैं। कितने? 676 लोग इच्छुक हैं और उनमें से 644 लोग जो है वो दोस्तों जो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो फिर सर बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाएगी? इसी में से निकाली जाएगी और इसी में से घटा के निकालेंगे। लेकिन जो है वो दोस्तों उसका फार्मूला हमें जो है थोड़ा सही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 4.7% है। कितनी है? 4.7। और भारत की जो है क्या है, 3.5। भारत की जो है वो दोस्तों जो बेरोजगारी दर क्या है, 3.5। हमारी राष्ट्रीय स्थिति से बेरोजगारी दर जो है वो दोस्तों जो है वो ज़्यादा है। ये आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। एकदम क्लियर? करें चर्चा स्टार्ट। तीनों के तीनों डाटा से क्वेश्चन आ सकते हैं। पुरुष महिला के आए या नहीं आए, पुरुष महिला के स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं कि श्रम बल भागीदारी में पुरुष का अनुपात जो है वो महिला से ज़्यादा है, जायज़ बात है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी जो है वो दोस्तों पुरुष ग्रेटर देन महिला हाँ है। बेरोजगारी दर भी जो है वो दोस्तों पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में अंतर क्या है। श्रम बल भागीदारी के अंदर हम जो है वो सभी इच्छुक लोगों को जो है इसमें कवर करते हैं जो रोजगार चाहते हैं, उसमें रोजगार में लगे हुए लोग हों चाहे बेरोजगार हो। श्रमिक जनसंख्या अनुपात वो है जो अभी रोजगार में लगे हुए लोग हैं। हमारे आज 1000 में से 644 लोग जो है वो रोजगार में नियोजित है। और अगर हम निकालना चाहे इसमें से ये घटा के तो बेरोजगारी की दर निकल सकती है। अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो 1000 में से 676 लोग जो है वो आपके यहाँ आज बाजार के अंदर है, श्रम बल भागीदारी है, या तो रोजगार में है या रोजगार की तलाश में है। और अगर हम लोग बात करें श्रमिक जनसंख्या अनुपात तो वो हमारा 64.4 है। मतलब 644 लोग हैं जिनके पास आज के दिन काम है। अगर ऐसे देखा जाए तो 32 लोग बेरोजगार हैं।
ऐसे देखा जाए तो 32 लोग क्या है हमारे बेरोजगार है, 32 लोग जो है वो क्या है बेरोजगार है ना, 32 लोग बेरोजगार। अब ये 32 लोग बेरोजगार है तो ये दर किस पे निकालेंगे, दर 1000 पे तो नहीं निकालेंगे, इस पे निकाली जाएगी। 676 में से 32 लोग बेरोजगार है तो कितना परसेंट आया 4.7, कितना परसेंट आया 4.7। तो समझने वाली बात, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बता दोगे कि आज के दिन राजस्थान के अंदर श्रम बल भागीदारी जो है वो 67.6 है और राजस्थान के अंदर जो है वो बेरोजगारी श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो 64.4 है। और अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर बेरोजगारी दर तो 4.7 है। मैंने निकाल के इसलिए बताया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट भी आ जाते हैं कि श्रम बल भागीदारी किसे कहते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात किसे कहते हैं, बेरोजगारी अपन ने निकाल के देखा तो पता चला हाँ सर 4.73 है। तो अब इस डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, 67.6 64.4 अंतर को जो है वो दोस्तों इस पर निकालेंगे तो आ जाएगा 4.7 की बेरोजगारी दर। उसके साथ साथ सरकार ने ये भी डाटा दिया है कि सबसे ज्यादा श्रमिक कौन सी श्रेणी में लगे हुए हैं। 100 श्रमिकों में बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रमिक हमारे कौन से श्रेणी में लगे हुए हैं, तो इसको जरूर याद रखना। हमारे सबसे ज़्यादा श्रमिक जो है वो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। राजस्थान का 51% के आसपास श्रमिक किसके अंदर नियोजित है, एग्रीकल्चर में है। राजस्थान का तो याद करेंगे, इंडिया में ये क्या स्थिति है 46 है। उसके बाद में सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र अगर हम यहाँ देखें तो 2 नंबर पे आता है निर्माण क्षेत्र, जिसमें 12.31% जो है वो दोस्तों हमारे श्रमिक नियोजित है, 12.31% श्रमिक नियोजित है। 3 नंबर पे आता है आपका विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, लगभग 11%, 10.95% जो है वो दोस्तों श्रमिक कहां पर नियोजित है, ये आपके जो है वो दोस्तों विनिर्माण में है। 3 नंबर पे जब आप 4 नंबर पे जब आप लोग देखेंगे तो जो थोक एवं खुदरा व्यापार है, वाहन मरम्मत है, यहां 8.61% हमारे श्रमिक जो वो नियोजित है। उसके अलावा जब आप लोग 5 नंबर पे देखेंगे तो मुझे इससे ज़्यादा बताओ कोई है क्या, 3.61 से ज़्यादा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं 4 याद करने चाहिए पर 5 करवा देता हूँ। 2.73 ये देख लो, आप लास्ट तक देख लो बोले तो कौन है इसके अंदर। फिर बाद में आपका जो है वो याद रखें परिवहन एवं भंडार, फिर याद रखें परिवहन एवं भंडार, ये 5 नंबर पे है। परसेंट याद होने चाहिए, घटता क्रम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक 51% के आसपास हमारे श्रमिक जो है वो कृषि में जो है वो दोस्तों नियोजित हैं। 2 नंबर पर निर्माण क्षेत्र है जो कि 12.31% है। 3 नंबर पर विनिर्माण क्षेत्र है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लगभग 10.95 पे है। फिर आपका जो है वो व्यापार जो है उसमें 8.61 है और 3.71 परिवहन एवं भंडार है। आप डाटा याद ना भी करें तो कम से कम घटता क्रम जरूर याद रखें कि सबसे ज़्यादा नियोजित श्रमिक जो है वो कृषि में है। उसके बाद में नियोजित श्रमिक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे निर्माण में है। निर्माण के बाद जो है वो दोस्तों जो है वो विनिर्माण में है। विनिर्माण के बाद जो है वो थोक एवं खुदरा व्यापार, थोक एवं खुदरा व्यापार में है। और उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो आपके याद रखना निर्माण, विनिर्माण, कृषि और एक आपका जो है वो परिवहन, क्या है, परिवहन है। मोटा मोटी भी डाटा अगर याद करो तो लगभग 51.05%, 12.31%, लगभग अगर 10.95%, 8 पॉइंट के समथिंग जो है वो 8.61 और 3.71, 8.61 और 3.71% याद ना भी हो तो घटता क्रम याद होना चाहिए। और ये जरूर पता होना चाहिए कि जो टॉप 4 में कौन कौन शामिल है और कृषि का कितना है। वैसे अगर हमसे देखा जाए कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमारा कृषि में है, उसके बाद में जो है वो दोस्तों उद्योग में है, उसके बाद जो है वो दोस्तों जो किस में आएगा, सेवा के अंदर, उसके बाद जो है वो किसके अंदर, सेवा में आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन्होंने सेक्टर वाइज नहीं श्रेणी वाइज दिया है तो कृषि, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार और फिर जो है वो दोस्तों आपका परिवहन। याद कर लोगे एकदम श्योर, हाँ याद होना चाहिए भाई, हमें जो है वो
याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण अगर डाटा है, अब श्रमिक कल्याण की योजना ही योजना है, अब श्रमिक कल्याण की योजना ही योजना है, तो अब आराम से शांति से बैठ जाओ। 2009 में एक हमने जो हमारे यहाँ पर जो क्या बनाया, कल्याण बोर्ड बनाया। क्या है दोस्तों आपका, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर जो है वो दोस्तों हमने बोर्ड बनाया। कब बनाया, 2009 में बनाया। याद रखना भाई 2009 में। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड कब बनाया गया, 2009 में बनाया गया। और ये बोर्ड जो है निर्माण श्रमिकों का हेल्थ इंश्योरेंस, मातृत्व लाभ, कौशल विकास जैसी योजनाओं का संचालन करता है। 2009 से आज तक ये बोर्ड ने लगभग जो है वो दोस्तों 37 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया है, 20 लाख से अधिक श्रमिक एवं आश्रितों को लाभ दिया है। तो इतना आप जरूर याद रख लें कि ये बोर्ड कब बना, और इसकी फुल फॉर्म या ऐसा कोई नाम आ जाए तो आपको वहां पर अचंभित होने की जरूरत नहीं है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो अगर हम लोग बात करें तो ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ये आप लोगों का बोर्ड है, 2009 का बोर्ड है। अब हमें जो वो केवल और केवल योजना पढ़नी है, और योजनाओं के अंदर कौन कौन सी योजना है उनको हम बहुत बढ़िया तरीके से जो याद करते चलेंगे। करते चलें, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आ जाओ फिर जो है वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो अपनी सारी योजनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर निर्माण श्रमिक से संबंधित हमें 15-20 योजनाएं मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत कक्षा 6 से हायर उच्चतर अध्ययन हेतु हितधारी के बच्चों को 8,000 से लेकर 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, एवं मेधावी बच्चों को जो है वो 4,000 से 35,000 के आसपास की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब यहाँ पर एक्यूरेट क्वेश्चन नया भी आए तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई के लिए जो बच्चे हैं उनको, जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको 8,000 से 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। और जो इनमें भी जो एक्सेलेंस बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, जो उनके लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर राशि कितनी है, 4,000 से जो 35,000 पात्रता के अनुसार है। निर्माण श्रमिक को औजार एवं टूल किट सहायता क्या है, इसके तहत हितधारी अगर औजार एवं टूल किट खरीद करना चाहता है तो 2,000 रुपये या वास्तविक लागत जो भी कम हो उसके अनुसार उसे सहायता दी जाएगी। निर्माण श्रमिक, हमें यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी श्रमिक के बारे में, निर्माण श्रमिक कौन सा, जो बिल्डिंग लाइन में है या जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उन श्रमिकों के लिए 2,000 रुपये तक का हम जो है वो सहायता के लिए भी जो है वो पैसा देते हैं। यहाँ कृषि श्रमिक की बात नहीं है, यहाँ निर्माण श्रमिक की बात है। तो याद है, अगर हम महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना पढ़ते हैं तो वो किसके बारे में है, वो मंडी श्रमिक के बारे में है। यहाँ निर्माण श्रमिक के बारे में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निर्माण श्रमिक को औजार खरीदने के लिए कितने 2,000 रुपये हम लोग देते हैं। उसके अलावा इनका इंश्योरेंस 2025-26 के अंदर भी हमने कई लोगों का इंश्योरेंस किया, और इंश्योरेंस जो करवाया जाता है इसके अंदर जो है वो किसी की अगर सामान्य मृत्यु हो तो 2 लाख रुपए, दुर्घटना से एक्सीडेंटल डेथ पे जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर एक्सीडेंट की वजह से पूर्ण स्थायी विकलांगता आ जाए तो जो है वो 3 लाख, और आंशिक स्थायी विकलांगता है तो 1 लाख, और जो है वो घायल होने पे 50,000 से जो है वो दोस्तों 5,000 से 20,000 तक के रुपए दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई निर्माण श्रमिक के लिए जो हमारा बोर्ड है, बिल्डिंग एंड अदर वर्कर जो आपका बोर्ड बना रखा है हमने, उसके द्वारा जो इंश्योरेंस योजना चालू कर रखी है हमने, उस इंश्योरेंस योजना के माध्यम से हम जो है वो क्या, जो कितने लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस उपलब्ध करवाते हैं। दुर्घटना बीमा हम जो है वो दोस्तों, अगर सामान्य बीमा बात करें, सामान्य बीमा जो है वो हमारे यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस 2 लाख तक का है, हाँ, लेकिन दुर्घटना बीमा मतलब एक्सीडेंट से अगर डेथ हो तो 5 लाख तक है। कितना है, 5 लाख तक। अगर स्थायी विकलांग हो जाए तो 3 लाख रुपए जो सरकार सहायता देगी, और विकलांगता जो है वो दोस्तों जो आंशिक है तो 1 लाख, और घायल हुए हैं तो इस कंडीशन में 5,000 से 20,000 तक, एक ही है। उसके अलावा जो हमारे श्रमिक हैं उनको जो है वो दोस्तों जो है वो प्रसूति सहायता के लिए कितना पैसा दिया जाता है। बालिका के जन्म पर 21,000 रुपये मिलते हैं, बालक के जन्म पर 20,000 रुपये मिलते हैं। ध्यान दे लेना, जनरली टापर नहीं पढ़ते इन योजनाओं को, मैं आधे घंटे में समेट दूंगा, लेकिन इनको पढ़ के जाना, प्रश्न आ सकता है, कुछ डाटा भी नए हैं इस बार।
है ना। तो याद करने की कोशिश करना, क्वेश्चन आ जाए तो अपना सही होना चाहिए भाई। तो अगर हम लोग बात करें तो बालिका के जन्म पर जो निर्माण श्रमिक हैं, जो पंजीकृत पुरुष हितधारी हैं, उनकी पत्नी या जो निर्माण श्रमिक महिला है, उनके जो है वो दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिलीवरी के समय तो कितने रुपए, बालिका के जन्म पर 21,000, बालिका के जन्म पर 21,000, जिसमें 5,000 रुपये हम लोगों ने दिए प्रसूति पर, 1 वर्ष पूरा होने पे 5,000 और 5 वर्ष पूरा होने पर स्कूल में एडमिशन लेने पर 11,000। बालक के जन्म पर जो है वो दोस्तों जो 20,000, बालक के जन्म पर 20,000, याद रखें 5,000 5,000 10,000, 5,000 5,000 10,000, 5,000 5,000 10,000। तो ये याद होना चाहिए। प्रसूति सहायता के लिए हम बालिका के जन्म पर 21,000 और बालक के जन्म पर 20,000 दे रहे हैं, जिसमें जन्म पर 1 वर्ष पूरा होना और 5 वर्ष पे 5,000 5,000 11,000, 5,000 5,000 और 10,000 हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा महत्वपूर्ण योजना में अगर हम लोग देखें तो शुभ शक्ति योजना, जो कि 2016 से हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो चल रही है शुभ शक्ति योजना जो हमारी है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। शुभ शक्ति योजना क्या कहती है? शुभ शक्ति योजना में राज्य के श्रमिक परिवार की पुत्रियों के सशक्तिकरण के लिए हम योजना लेकर आए। श्रमिक परिवार में से माता पिता के पास जो है वो श्रमिक कार्ड होना चाहिए और बच्ची की आयु जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके साथ साथ बच्चे 8वीं पास होनी चाहिए। पात्रता अगर आप देखेंगे, माता पिता के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए, श्रमिक कार्ड होना चाहिए और बच्ची की एज जो है वो कन्या 18 वर्ष जो आयु हो और कम से कम 8वीं पास हो। तो इस कंडीशन के अंदर हम निर्माण श्रमिकों की जो बच्चियां हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं या विवाह के समय उन्हें सहायता हो या वो स्किल डेवलपमेंट के लिए या उन्हें स्वरोजगार के लिए जो भी चाहिए, सरकार जो है वो दोस्तों अविवाहित वयस्क पुत्रियों को 55,000 रुपये देगी। इसका उद्देश्य जो है वो हायर एजुकेशन हो सकता है, इसका उद्देश्य जो है वो दोस्तों व्यवसायिक प्रशिक्षण हो सकता है, स्वरोजगार हो सकता है, विवाह हो सकता है। 55,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? शुभ शक्ति योजना 2016, माता पिता के पास श्रमिक कार्ड, 18 वर्ष बच्ची की जो उम्र, 8वीं जो है वो पास होना चाहिए कम से कम। अब वो हायर एजुकेशन हो, उसके अलावा ट्रेनिंग के बारे में हो, स्किल डेवलपमेंट हो या स्वरोजगार हो या विवाह, हम 55,000 रुपये जो देंगे। उसके अलावा 3 अक्टूबर 2019 को हमारी जो है वो क्या आई थी? सिलिकोसिस नीति आई थी। सिलिकोसिस आप जानते हैं निर्माण श्रमिक स्पेशली जो खनन की और एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं ना, वहाँ पे सिलिका जो है श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों के जो चारों तरफ आवरण बना लेती है, जिससे फेफड़ों की जो क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और ये एक लाइलाज बीमारी है। इसलिए हम सिलिकोसिस नीति लेकर आए और सिलिकोसिस नीति के अंदर हम लोगों ने जो है वो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस से पीड़ित है तो उसके पुनर्वास के लिए, पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए हमने कितना पैसा दिया? पुनर्वास के लिए हमने कहा 3 लाख रुपए हम आप लोगों को जो क्या दे रहे हैं? पुनर्वास के लिए जो 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी की जो वो डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु की स्थिति के अंदर जो है वो कितना? 2 लाख रुपए का जो है वो 2 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे और 10,000 रुपये जो है वो अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। याद रखें, 10,000 रुपये जो क्या दिए जाएंगे? अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे? अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। और क्या क्या लाभ मिलते हैं? और इसमें अगर आप लाभ देखेंगे तो सिलिकोसिस अगर कोई पीड़ित है तो उसे जो है वो दिव्यांगजन पेंशन पूरी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों को पालनहार का पूरा लाभ मिलता है। माता को जो है वो दोस्तों जो एकल नारी पेंशन योजना का जो है वो लाभ दिया जाता है। तो याद रखें, सिलिकोसिस नीति हमारी 3 अक्टूबर 2019 की है। पीड़ित को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए, मृत्यु पर 2 लाख और 10,000 अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। ये हमारी सिलिकोसिस योजना है। उसके अलावा निर्माण श्रमिक जो हैं उनके बच्चे अगर खेलने के अंदर खेल में बहुत अच्छा करें या जो है वो दोस्तों उसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करें तो उनको लाभ दिया जाता है। अगर उनका IAS प्री क्लियर हो तो 1 लाख और RS प्री क्लियर हो तो 50,000। IAS प्री क्लियर हो तो 1 लाख और RS प्री अगर क्लियर हो तो इस कंडीशन में उन्हें जो है वो 50,000 रुपये जो आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अगर भाग भी लेते हैं, यहाँ ओलंपिक की, कॉमनवेल्थ की बात नहीं है, इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताओं में अगर भाग भी लेते हैं तो उन्हें जो है वो दोस्तों 2 लाख रुपये मिलते हैं और अगर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं
तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, रजत पदक लाते हैं तो 8 लाख रुपए मिलते हैं, स्वर्ण पदक लाते हैं तो 11 लाख रुपए मिलते हैं। स्वर्ण पदक पे कितने रुपए मिलते हैं? 11 लाख रुपए जो उन्हें दिए जाते हैं। स्वर्ण पदक पे कितने? 11 लाख रुपए उन्हें जो दिए जाते हैं। याद करें, सब एक जगह करवा दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टूल किट के ऊपर 2,000 रुपए दिए जाते हैं, बालिका के जन्म पे 21,000, बालक के जन्म पर 20,000 दिए जाते हैं, शुभ शक्ति योजना में 55,000 रुपए दिए जाते हैं, सिलिकोसिस में पीड़ित को 3 लाख, मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 दिए जाते हैं। ठीक है, IAS प्री क्लियर होने पर 1 लाख, RS प्री क्लियर होने पर जो है वो 50,000 रुपए दिए जाते हैं, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, ब्रॉन्ज मेडल पे 5 लाख, सिल्वर पे 8 लाख और जो है वो स्वर्ण पदक विजेता अगर है तो जो है वो 11 लाख। तो 2 5 3 8 8 3 11 3 के सीक्वेंस से जो है वो ये चल रहा है। उसके अलावा 2021 से हमने ई श्रम पोर्टल भी बना रखा है। असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए हमने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम, व्यवसाय का पता, प्रकार, योग्यता, कौशल, परिवार से संबंधित सारी जानकारी जो है वो कर सकता है। ये हमारा जो है वो दोस्तों जो है ई श्रम पोर्टल भी है, जिसके ऊपर जो है वो दोस्तों हमने चर्चा की भी है। अब ये बात है पूरी की पूरी श्रमिक से संबंधित। अब बात कर, मैंने कहा था श्रम एवं रोजगार, श्रमिक से संबंधित हमने बात कर ली। असंगठित श्रमिक वह है जो घरेलू या स्वनियोजित या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करता है और उसके ऊपर जो EPFO या इनकी कोई सदस्यता नहीं है या वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, मतलब प्रॉपर रूप से वह कोई पंजीकृत नहीं है कहीं पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंगठित श्रमिक। और ई श्रम पोर्टल स्पेशली जो है वो दोस्तों आपके यहाँ असंगठित श्रमिकों के लिए है, जो कि 16 अगस्त 2021 से चल रहा है। श्रमिक से संबंधित बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होंगी। एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार भूलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मैं आपको वापस याद करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। 67.6 हमारा श्रम बल भागीदारी दर है, 64.4 हमारी श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, 4.7 हमारी बेरोजगारी दर है। सबसे ज़्यादा कृषि में, फिर उसके बाद में निर्माण में, फिर विनिर्माण में, फिर व्यापार में और फिर परिवहन में नियोजित हमारे श्रमिक हैं, जिसका रेशियो 51%। उसके साथ साथ 12.31, 10.95, 8.61, 3.71 के आसपास है। 2009 का हमारा जो है वो दोस्तों बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो बोर्ड भी बना हुआ है, बात कर लें। और यहाँ जो भी लाभ, चाहे शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपये का लाभ हो, जन्म पे बालिका पे 21 और बालक पे 20,000 हो, पेपर पास करने पे IAS में 1 लाख, RS में 50,000 हो, या खेल प्रतियोगिता के लिए भाग लेने पे 2 लाख, कांस्य पदक 5 लाख, फिर 8 लाख, फिर 11 लाख है, ये जो है वो लाभ हो, ये सारे लाभ आपको याद होने चाहिए। और इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस 2 लाख का और जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख का, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं रोजगार विभाग के बारे में, और रोजगार विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजना पढ़ाने के बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और तो क्या, इसमें एक योजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और अब स्पेशली RS की तैयारी जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम डेडिकेटेड प्री और मेंस दोनों का बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, और एक शानदार बैच स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप जब भी PSI के एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद में स्पेशली RS प्री की तैयारी अगर आप कर रहे हो या RS मेंस की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हम लोग जो है वो लगभग 5 या 6 तारीख, मतलब 6-7 तारीख के आसपास हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप ज्वाइन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। अब बात करते हैं स्पेशली रोजगार विभाग के बारे में। रोजगार विभाग के महत्वपूर्ण डाटा अगर हम लोग देखें तो रोजगार विभाग ने जो है वो हमारे यहाँ 16 जिलों के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है वो दोस्तों सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर में स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पारंपरिक जो रोजगार कार्यालय थे उन्हें मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में बदल रहे हैं। कितने जिलों में? 16 जिलों के अंदर हम बदल रहे हैं। यहाँ कुछ डाटा है जो आप लोग जरूर याद रखना। जैसे जिला मुख्यालयों में हर 3 महीने से रोजगार सहायता शिविर लगता है, रोजगार सहायता शिविर लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण करवाया, सरकारी क्षेत्र में भी इतना जो है वो नियोजित हुआ, निजी क्षेत्र में इतना नियोजन हुआ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकते। 167 के आसपास हम लोगों ने जो क्या करवाए हैं, 167 के आसपास रोजगार कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो
हर 3 महीने से जिला स्तर पर रोजगार सहायता शिविर लगते हैं। रोजगार कार्यक्रम का आयोजन हमने 167 के आसपास किया है। जयपुर में हम लोगों ने जो 25 दिसंबर को रोजगार महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे जो नियोक्ताओं ने भाग लिया। और हमारे यहाँ पर हर 15वें दिन से एक राजस्थान रोजगार संदेश आता है। क्या आता है? राजस्थान रोजगार संदेश आता है। डाटा तो कई प्रकार के हैं, ये डाटा तो नहीं आ सकते, पर हमें ये पता होना चाहिए कि 16 तो हम मॉडल कैरियर सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, हर जिले पर 3 माह पे जो है वो दोस्तों जो है वो 3 माह में जो एक बार रोजगार उत्सव हम बनाते हैं। इस बार हमने रोजगार महोत्सव जो है वो जयपुर में मनाया। रोजगार के कार्यक्रम 167 कार्यक्रम हमने आयोजित किए। और हमारी जो पत्रिका है वो है राजस्थान रोजगार संदेश। राजस्थान रोजगार संदेश, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण योजना जो काफ़ी चर्चा में रहती है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, याद है 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट है, जिसमें 2 वर्ष तक हम जो है वो बेरोजगारी भत्ता देते हैं। पर इसके साथ साथ आपको 3 माह का स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। 4 घंटे आपको जो इंटर्नशिप सरकारी महकमों में करनी होगी, तब जाके प्रति माह आपको कितना, प्रति माह जो है वो आपको 4,000 रुपये पुरुष को, और जो है वो महिला, और जो है वो आपके यहाँ पर बात करें दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर्स को जो है वो 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलता है। प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और इन्होंने बताया कि फरवरी से लेकर 2025 तक हम लोग जो है वो इतने लोगों को जो है वो बेरोजगारी भत्ता दे चुके हैं। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोजगार जो है वो आपकी यहाँ पे योजना इंपॉर्टेंट है। कब की योजना है? 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 की योजना है, जिसके तहत हम आपको 2 वर्ष तक, या तो आप नौकरी लग जाओ तब तो उस समय ही नहीं देंगे, या फिर अधिकतम 2 वर्ष तक हम आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। शर्त यह है 3 माह कि आपको जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 4 जो है वो दोस्तों आवर पर डे आपको सरकारी महकमे में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और हम आप लोगों को, पुरुष को जो है वो 4,000 और महिलाओं को जो है वो हम कितना, 4500 रुपये प्रति माह जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। अब आगे इंपॉर्टेंट, सावित्रीबाई फुले अध्ययन के अंदर कहाँ चल रहे हैं? जो हमारे 33 जिला पुस्तकालय हैं, वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। याद रख लेना, कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो, कि किस स्तर पर है? जिला स्तर पर है। आने वाले हम नवीनतम जिला मुख्यालयों पर भी इन्हें स्थापित कर देंगे। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए 33 जिला पुस्तकालयों के अंदर सावित्रीबाई फुले आपके यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है? अध्ययन के अंदर भी चल रहा है। अब समझना, 5 मिनट में यहाँ क्वेश्चन जो है वो बनता है, और 3 योजना हमें समझनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन समझना पड़ेगा कि जो है वो आपका ईपीएफओ क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है। और संगठन समझने के बाद में हमें जो है वो दोस्तों जो है क्या समझना होगा? ये 3 योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना जिसे ईपीएफ कहते हैं, पेंशन योजना जिसे ईपीएस कहते हैं, और बीमा योजना जिसे ईडीएलआई कहा जाता है। ईडीएलआई कहा जाता है, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये हमें 3 योजना समझनी पड़ेगी। जनरली बच्चा स्किप कर देता है, स्किप नहीं करना है भाई, इसे भी समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले आप धीरे धीरे चलो, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईपीएफओ की स्थापना केंद्र सरकार ने 1951 में की थी। कब की थी? 15 नवंबर 1951 में की थी। और जिसके तहत जो है वो दोस्तों 52 में आपकी जो है वो ईपीएफ योजना आई, हाँ 95 में ईपीएस योजना आई, और जो 1976 के अंदर जो ईडीएलआई योजना आई है। क्या भाई इन योजनाओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो ईपीएफओ आता है, 1951 से कार्यरत है। अगर हम राजस्थान में भी बात करें तो आज 1.3 लाख प्रतिष्ठान, 22 लाख से ज़्यादा खाते हैं, 1.75 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी सम्मिलित हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हम लोग बात करें ईपीएफओ की पहली योजना, ईपीएफ योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1951 में क्या बना? 1951 में आपका ईपीएफओ संगठन बना। और इसकी पहली योजना जो है वो दोस्तों जो है वो 1952 में ईपीएफ योजना आती है। ईपीएफ योजना ये कहती है कि दोस्तों यहाँ पर जो स्पेशली 12% तो कर्मचारी और 12% नियोक्ता वेतन का
आपको क्या याद रखना है, इस योजना के तहत एक अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है। यहाँ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों जो है वो दोस्तों कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान देते हैं। कर्मचारी 12% और इतना ही जो है वो दोस्तों नियोक्ता जिसने रोजगार दे रखा है 12% ये कहाँ उसके खाते में जमा करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे जो एक अच्छा खासा पैसा मिल सके। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, पेंशन नहीं है, भविष्य निधि जो है वो प्रोविडेंट फंड स्कीम है। जैसे ही रिटायरमेंट होगा उसके बाद जो है वो दोस्तों जो पैसा एक साथ उन्हें मिल जाएगा। सेवानिवृत्ति पे या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति हो तो कर्मचारी को जो है उस अपना पैसा मिल जाएगा, याद रह जाएगा। ईपीएफओ के बारे में, हम ईपीएफ योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें लगभग कर्मचारी को जो है वो दोस्तों कितना पैसा, कर्मचारी को जो है वो 12% अपने वेतन का और नियोक्ता को 12% दोनों जमा करवाते हैं और फिर बाद में मिलता कर्मचारी को है। बात खत्म, बात खत्म। पहली योजना किस किस को समझ में आई? मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है कर्मचारी पेंशन योजना। कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर 1995 की योजना है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें तो ये आप लोगों की जो है वो क्या है, ये आप लोगों की जो है वो कर्मचारी पेंशन योजना जो है वो 1995 की योजना है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो दोस्तों कर्मचारी को कुछ नहीं देना। जो नियोक्ता का जो 12% जो जा रहा था ना, उसका एक पैसा जो है ना वो यहाँ पर जमा हो जाता है। अगर हम लोग 2 भागों में भी बांटे ना उसे, तो उसमें से जो 12% जा रहा था ना वहाँ पर, और उसमें से 8.33% पैसा जो है वो यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ जमा करवा दिया जाता है। और इसके आधार पर वो कितने साल तक उसने जो है उसका वेतन कितना है, कितने साल तक उसने जो है वो दोस्तों जो है वो नौकरी करी, उसके आधार पर उसे जो है वो पेंशन दी जाती है। इसके आधार पर उसे जो है क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। कम से कम 10 वर्ष तो सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे जो पेंशन दी जाती है। समझना, वो एक साथ पैसा मिले वो ईपीएफ स्कीम है। अब ईपीएफ में जो नियोक्ता का जो पैसा जा रहा था 12%, उसका एक हिस्सा 3.67 उधर रख लो, 8.3 जो है वो हमने 8.33 अब हमने जमा करना कहाँ स्टार्ट कर दिया, ईपीएस में कर दिया। तो अब एक साथ राशि जो मिलेगी वो तो मिल जाएगी वहां से, उसका कुछ पैसा इधर आया और इस पैसे से हम क्या देंगे, पेंशन देंगे। अब कर्मचारी का इंश्योरेंस, कर्मचारी के इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें, अगर सेवा के दौरान कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उसका वेतन जो है उस वेतन के आधार पर एक कटौती करते हैं। 0.5% या मैक्सिमम 75 रुपये के आसपास जो मासिक कटौती करते हैं, और उस मासिक कटौती के आधार पर जो है वो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का जो है वो दोस्तों इंश्योरेंस दिया जाता है। 1976 की योजना है कर्मचारी जमा लिंक आपकी जो बीमा योजना, और ये योजना जो इसके तहत है कर्मचारियों को जो है वो जनरल इंश्योरेंस उपलब्ध करवाया जाता है। उनकी असामयिक मृत्यु की स्थिति के अंदर है उनकी जो है वो दोस्तों परिवार को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का जो है वो लाभ मिलता है। 7 लाख तक जो है उनके परिवार को पैसा दिया जाता है। अब समझ में आया? अगर हमसे पूछ लिया जाए योजना के बारे में, हमसे पूछा जाए ईपीएफओ कब बना, कोई बात नहीं जी, ईपीएफओ बना हमारा 1951 के अंदर। अब इसकी 3 योजना है जी। पहली है ईपीएफ योजना। ईपीएफ योजना में हमने क्या कहा जो है वो दोस्तों 1952 की योजना है, और इसके अंदर श्रमिक को जो है वो सैलरी का 12% और नियोक्ता को भी उसकी सैलरी का 12%, नियोक्ता भी उसकी सैलरी का 12% जमा करवाएगा, और ये जो है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा गया। उसके बाद में आपकी ईपीएस योजना, ईपीएस योजना कहती है ये आपकी 1995 से योजना है, और इस योजना में ये जो 12% है इसमें से 8.33% इधर आ जाता है। 10 वर्ष तक उसे जो है वो कम से कम उसकी सेवा होनी चाहिए, उसके आधार पर उसे जो क्या मिलती है पेंशन मिलती है। इस पैसे से उसे क्या मिलती है, पेंशन, और इस पैसे से रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है। फिर हमारी जो है वो दोस्तों 1976 की जो EDLI योजना है 1976 की, पर हाँ तो कर्मचारी के वेतन से जो भी उसका वेतन है उससे 0.50% मतलब आधा % या 75 रुपये प्रतिमाह कटौती के आधार पर उसे 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख से 7 लाख
तक का जो है वो जीवन बीमा मिलता है। क्या मिलता है? जीवन बीमा। मेरे हिसाब से दिमाग में बैठा होगा। किस किस के बैठा? जल्दी करो भाई, 5 मिनट और, अब ज़्यादा से ज़्यादा। बैठ गया दिमाग में? अब एक महत्वपूर्ण योजना और याद कर लो, उसके बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट है। महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, 99,000 करोड़ से ज़्यादा की योजना, 2 साल की योजना, 3.5 करोड़ लोगों को इसको लाभ दिया जाएगा। याद है कुछ? मोदी जी ने कहा था कि जो पहली बार नौकरी लगेंगे उन्हें जो है वो सरकार अपनी तरफ से 15,000 रुपये देगी। याद है कुछ? वही योजना है ना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होती है। ये योजना 2 वर्ष की योजना है और 2 वर्ष की इस योजना में 31 जुलाई 2027 तक हम लोग 99,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा, 99,000 CR से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। लगभग 3.5 CR जो है वो दोस्तों आपके जो युवाओं को इसका लाभ मिलेगा जो पहली बार नौकरी लग रहे हैं। याद रख लेना, 99,000 करोड़ की योजना है, 2 वर्ष की योजना है। हाँ, लगभग 3.5 करोड़ युवा को लाभान्वित किया जाएगा। यह आपकी अवधि है जिसमें पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को जो है वो दोस्तों जो है वो 2 भाग हैं, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें पहली बार जिनको रोजगार मिला है उनके अकाउंट में कुछ पैसा मिलेगा, एक नियोक्ता को कुछ पैसा मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो प्रथम बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी, पहली बार जो रोजगार पाने वाले कर्मचारी है और वो EPFO का पार्ट बनते हैं। किसका पार्ट बनते हैं? EPFO के सदस्य होने चाहिए भी, कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन के वो सदस्य होने चाहिए। तो उनको जो है वो उनका वेतन 1 लाख प्रति माह तक अगर उनका वेतन है, 1 लाख प्रति माह तक अगर उनका वेतन है तो इसके आधार पर उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो 15,000 रुपये, याद रखें, यह प्रोत्साहन जो है वो 1 माह के EPF वेतन, जो 1 माह पे उन्हें EPF में जो वेतन लगाना था उसके बराबर लगभग 15,000 रुपये उनके अकाउंट में सरकार देगी पहली बार नौकरी लगने वालों को। बस शर्त इतनी है, 1 लाख से ज़्यादा उनका वेतन नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ EPFO के वो मेंबर होने चाहिए। इस कंडीशन में 15,000 रुपये जो सरकार उनके अकाउंट में देगी। ये राशि 2 किस्त में मिलेगी, एक पहले 6 माह पे, एक 12 माह पे। कल कम से कम सेवा तो पूरी करे, अगला 15,000 लेके पहले महीने चला जाए तो 2 किस्तों में दी जाएगी। कर्मचारी को वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा और जो है वो पहले उसे 6 माह नौकरी करेगा तो पहली किस्त मिलेगी और फिर बाद में जो है वो 12 माह तक नौकरी कर लेगा, दूसरी किस्त मिल जाएगी। टोटल पैसा 15,000 मिलेगा। पहली बार जो नौकरी लगेगा, वेतन 1 लाख से कम होगा, EPFO का मेंबर होगा, उसे 15,000 रुपये सरकार अकाउंट में देगी। इसको 2 किस्तों में बांटा जाएगा, 6 माह और 12 माह पे। अब ये तो कर्मचारी को मिल गया। अब जो कंपनी उपलब्ध करवा रही है रोजगार, उसको मोटिवेट कर रही है सरकार कि जो नियोक्ता है, जो EPFO में रजिस्टर्ड नियोक्ता है, उन्हें भी हम प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 तक का प्रोत्साहन देंगे। याद रख लेना। अब जो जितने कर्मचारी उन्होंने रख रखे हैं वो तो ठीक ही है, वो एक्स्ट्रा अगर कर्मचारी रखते हैं तो इस कंडीशन में उन्हें हम अतिरिक्त हर कर्मचारी पर 3,000 तक का प्रोत्साहन देंगे। जनरली ये 2 वर्ष के लिए है। विनिर्माण क्षेत्रों में ये लाभ अधिकतम 4 वर्ष तक भी जो है वो दिया जाएगा। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 4, मतलब एक तो जो श्रमिक है उसको 15,000 रुपये सालाना दे दिए और उसके अलावा जो कंपनी एक्स्ट्रा रोजगार दे रही है, जितने रोजगार थे उसके अलावा रोजगार दे रही है, तो उन्हें हर एक रोजगार पर प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि अवधि वैसे 2 वर्ष है। विनिर्माण वालों को 4 साल तक इसका लाभ मिलेगा। तो कंपनी को भी लाभ और जो है वो दोस्तों जो है वो कर्मचारी को भी लाभ। कर्मचारी को लाभ क्या है? उसको 15,000 रुपये सरकार उसके अकाउंट में देगी 2 किस्त में, 6ठे माह पे और 12वें माह पे। कंपनी को क्या लाभ है? एक्स्ट्रा रोजगार दिया आपने, आपको इस रोजगार के लिए प्रति माह जो है वो 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी विनिर्माण में तो 4 वर्ष तक मिलेगा। ये हमारी जो है वो विकसित भारत रोजगार योजना है, 1 अगस्त 2025 की 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। 2 वर्ष की जो है वो दोस्तों आपकी जो क्या है ये योजना है। 99,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा, 3.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। एक कर्मचारी नामांकन अभियान हम लोगों ने चालू कर रखा है 1 नवंबर 2025 से, तो इसको भी आप लोग जो है वो
देख सकते हो लॉन्च किया है, जिसके तहत नियोक्ता को उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो ये आपका नामांकन अभियान भी हमने स्टार्ट कर रखा है। उसके अलावा हम मनरेगा के माध्यम से भी लगभग 42 लाख परिवारों को हमने जो रोजगार दिया है, और लगभग 46,000 से ज़्यादा परिवार तो ऐसे हैं जो 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं। तो ये तो हमने मनरेगा में पढ़ लिया था। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में लगभग हमने 111 लाख मानव दिवस रोजगार सर्जित किया है। यह आपका जो टॉपिक कंप्लीट है। एक बढ़िया सा रिवीजन करवा देता हूँ। प्रश्न हमारा गलत होना नहीं चाहिए, चाहे डाटा हो चाहे कोई चीज़ हो, नहीं होगा गलत, पता है सारी चीज़। 67 पॉइंट है आपका, 6, 64.4, 4.7, हर चीज़ पता है। एक एग्जैक्ट छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ। हमारे यहाँ पर श्रम बल भागीदारी कितनी है? श्रम बल भागीदारी जो है वो सर 67.6% है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो आता है 64.4। और बेरोजगारी दर है 4.7। बेरोजगारी दर राजस्थान की इंडिया से ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें श्रम बल भागीदारी भी जो है वो दोस्तों ये गलत इंडिकेटर है, राजस्थान की इंडिया से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी। और वैसे बात करें तो पुरुष की महिला से ज़्यादा, पुरुष की महिला से ज़्यादा, पुरुष की महिला से ज़्यादा। अगर हम 51%, 12.31, 10.95, 8.61, 3.71, ज़्यादा नहीं तो इन 5 को याद कर लो। इन 5 को याद कर लो। कैसे याद करोगे? सबसे ज़्यादा श्रमिक कृषि में है, कृषि के बाद में जो है वो दोस्तों आपके निर्माण में है, निर्माण के बाद में याद रखें विनिर्माण में है, और विनिर्माण के बाद में जो है वो दोस्तों आपके व्यापार में है, और व्यापार के बाद में जो है वो परिवहन में है। किस में है? परिवहन में है। याद रखें टूल किट के लिए पैसा देंगे, टूल किट के लिए पैसा दिया जाएगा 2,000 रुपये, है ना। जन्म पर बालिका के लिए हम लोग पैसा देंगे 21,000, और बालक के लिए पैसा दिया जाएगा 20,000, है ना। और उसके अलावा शुभ शक्ति योजना में पैसा दिया जाएगा, शुभ शक्ति, एक सेकंड, हाँ, शुभ शक्ति योजना में 55,000, 2016 की योजना है, 55,000। उसके अलावा जी सिलिकोसिस से पीड़ित है तो इस कंडीशन में पीड़ित को पैसा दिया जाता है 3 लाख, और अगर मृत्यु हो जाए तो पैसा मिलता है 2 लाख, 2 लाख मृत्यु पे। IS प्री अगर क्लियर है तो इस कंडीशन में 1 लाख, RS प्री अगर क्लियर है तो 50,000, अगर भाग लिया तो 2 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लिया तो 5 लाख, हाँ, और अगर सिल्वर मेडल लिया तो 8 लाख, और अगर आपने जो है वो गोल्ड मेडल लिया तो 11 लाख, तो 11 लाख, है ना। जीवन बीमा मिलती है, जीवन बीमा अगर हमसे कोई पूछे तो 2 लाख, और दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा 2 लाख, और दुर्घटना बीमा 5 लाख। ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये श्रमिक से संबंधित, और रोजगार तो भी बताया ही है आप लोगों को, जिलों पे 3 महीने पे, है ना। एक बोर्ड मैंने आपको 2009 का बताया। अब EPF तो अभी समझाया, 1951 का आपका EPF है, 52 में EPF चली, 95 में EPS चली, EDLI जो है वो आपके यहाँ पर
1976 की है। ये योजना 1 अगस्त 2025 की है। 3.5 करोड़ युवाओं को 99,000 करोड़ से ज़्यादा के फंड में श्रमिक को 15,000 और जो कंपनी को 3,000 प्रति श्रमिक दिए जाएंगे। बात खत्म। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।